बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बीट स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पर आंखों के अमराज के हवाले से बात करेंगे। अगर इस अमराज के हवाले से बात करें तो एक बड़ी ख़तरनाक मर्ज है काला मोतिया, काला पानी। इस हवाले से जो तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि तकरीबन 30 लाख से ज़ायद मरीज इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो आँख अल्लाह ताला की जानिब से दिया गया एक अनमोल तोहफा है, और जब हम आँख के ज़रिए से इस दुनिया को देखते हैं और इस दुनिया के मनाज़र देखते हैं जो अल्लाह ताला की जानिब से हमें अता किए गए हैं, तो आँखों के हवाले से हमें बहुत केयर करनी चाहिए। क्योंकि आँख के जरिए हम देखते हैं वो चीज़ हमारे दिमाग में जाती है, फिर उसी चीज़ को हम पसंद करते हैं या उसको नापसंद करते हैं। तो आज हम आंखों के अमराज के हवाले से बात करेंगे। काला मोतिया हो या सफ़ेद मोतिया हो, या आंखों की जो मुख्तलिफ ऐसे भी मरीज होते हैं जिनकी ट्रांसप्लांटेशन कर दी जाती है और वो नबीना होते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन के जरिए, पैमदकारी के जरिए बाकायदा तौर पर वो देखना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो स्टेप होता है कि एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल आंधा होता है उसको वो देख नहीं सकता, लेकिन जैसे ही जो उसकी पैमदकारी की जाती है तो उसको दोबारा नए सिरे से वो इस दुनिया को देख सकता है। आज के इस प्रोग्राम में मेरे मेहमान होंगे डॉक्टर नासिर चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आई यूनिट मियो अस्पताल है। उनसे इस हवाले से खुसूसी तौर पर बात करेंगे। उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसमें खुसूसी तौर पर तफसीली रिपोर्ट होगी कि आंखों के अमराज हैं क्या, कौन कौन सी इसकी अमराज है और कैसे इंसान इस मर्ज में मुब्तला होता है। देखिए, एक रिपोर्ट देखते हैं। आंखें हमारे वजूद का अनमोल हिस्सा और बनाई अजीम नेमत है। इंसानी जिस्म का ये नाजुक अज़ू किसी हादसे के नतीजे में हमारी गफलत या बढ़ती हुई उम्र के साथ कमजोर और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकता है। काले मोतिये के बायस इस वक्त पाकिस्तान में 30 लाख के करीब मरीज मौजूद हैं। आंखों के बाद अमराज फौरी तिब्बी मुआयना और इलाज चाहते हैं, जबकि मामूली और आम शिकायत की सूरत में भी आंखों का बाकायदा तिब्बी मुआयना करवाना ही बेहतर होता है, क्योंकि जरा सी गफलत से तारीखी हमारा मुकद्दर बन सकती है। आलूदगी की वजह से आंखों की सोजिश और इस पर तवज्जो न देने की सूरत में रफ्ता रफ्ता बनाई से महरूमी, आंखों में दर्द रहना, मुसलसल खारिश, शुगर की वजह से आंखों के पर्दे को होने वाला नुकसान और बनाई का मुतासर होना, सफेद और काला मोतिया जैसे अमराज हो सकते हैं। माहिरीन अमराज चश्म के मुताबिक रोजाना आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। वेल्डिंग करने वालों को बाकायदगी से अपनी आंखों का मुआयना कराना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक स्क्रीन, किताब से मखसूस फासला रखना, मुनासिब और जरूरी रोशनी में लिखना पढ़ना और आंखों की सफाई के साथ उनको आराम देने से भी आम शिकायत से बचा जा सकता है। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी। अब रिपोर्ट के बाद खुसूसी तौर पर जो आई स्पेशलिस्ट है डॉक्टर नासिर चौधरी, उनसे बात करते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर है मियो अस्पताल आई वार्ड के और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, आंखों के अमराज के हवाले से बात करेंगे और इस वक्त मैं आई यूनिट 2 मियो अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो मरीजों का इलाज मुआवजा किया जाता है, खासतौर पर जो आंखों के अमराज में मुब्तला होते हैं। और डॉक्टर नासिर चौधरी एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आई यूनिट 2 मियो अस्पताल के, मेरे साथ मौजूद है। उन्होंने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया और वेलकम टू द शो बीट स्पेशल में। ये खुसूसी तौर पर खासतौर पर ये वो प्रोग्राम है जो हेल्थ के हवाले से हम मुख्तलिफ अमराज के हवाले से करते हैं और लोगों को अवेयरनेस दी जाती है खुसूसी तौर पर। तो डॉक्टर साहब, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आंखों के अमराज के हवाले से। तो बेशुमार इसकी वजूहात हो सकती है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आंखों के अमराज में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, या लोगों को आंखों के अमराज से बचने के लिए अपने आप को किस तरह महफूज रखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग जो आंख की डिजीजेज हैं, इनमें क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही या बेहतियाती की जाए तो ये खुदा न खास्ता परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ पेशेंट को ले जाती है। अभी आपके सामने हम पेशेंट एग्जामिन कर रहे थे, एक यंग पेशेंट देखा हमने जिसको शुगर की वजह से उसके आंख के पर्दे इन्वॉल्व थे। तो इनको हम अपनी एक्सेस में, हम अपने जो तौर पे जितनी भी पब्लिक अवेयरनेस पॉसिबल होती है हम कोशिश करते हैं, लेकिन इनको जितना ज़्यादा इन चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को, ये जो कॉमन डिजीज़ हैं उनको जितना ज़्यादा हाईलाइट किया जाए वो कम है, क्योंकि जिस तरह मैंने बात की कि थोड़ी सी जो लापरवाही भी परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ
चली जाती है। अब हम बात करते हैं, वो पेशेंट यंग पेशेंट था, तो इसमें एक जो प्रॉब्लम है जो पेशेंट को परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाती है, वो शुगर की वजह से आंख के पर्दे इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारी एक तो ये कि इस अवेयरनेस को प्रमोट करने का, लॉन्च करने का एक आपका की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव इस सेंस में भी है कि बहुत सारी मिथ्स और जो मिसकंसेप्शन जो हैं वो इन्वॉल्व है। पेशेंट अपने तौर पे ये एज्यूम कर लेता है कि अगर मेरी आंख में जो मैं चेक कराऊंगा ऐनक लग जाएगी या ऑपरेशन के बाद लेंस डाल जाएगा तो मेरी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चाहे डिजीज कोई भी हो। अब हम शुगर की तरफ आते हैं, तो ये शुगर जो है वो जो न्यूरल पर्दे के खून के नाले को मुतासर करती है, और इसमें जितने लोगों को शुगर होती है इसमें तकरीबन 35 से 40% लोग होते हैं जो जिनके आंख के न्यूरल पर्दे पे शुगर के असरात आते हैं, और उसमें 10 से 12% वो लोग होते हैं जो खुदाना से परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं। तो इन पेशेंट्स को जो ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं और कई यंग पेशेंट खुदाना से इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, तो उन पेशेंट्स को हमने इस जो पब्लिक अवेयरनेस का जो मैसेज है या इस जो हम एक जो उन लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि ये जो कॉमन प्रॉब्लम है इवन ये कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में कन्वर्ट हो जाती है। अब शुगर के मरीज जो क्योंकि उसमें स्टेजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट, कि कई दफ़ा हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है आंख के अंदर, कई दफ़ा वो लेज़र लगाना पड़ता है, कई दफ़ा पर्दे का ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इवन ये कि उसकी ट्रीटमेंट में अगर एहतियात ना की जाए तो वो उसके लेज़र के भी, इंजेक्शन के भी, पर्दे के ऑपरेशन के भी वो इतने को खातर उसमें विजुअल इंप्रूवमेंट नहीं होती है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो शुगर कुछ ऐसा मसला नहीं है जी, कोई ऐसी मर्ज नहीं है। तो आज जैसा आपने बताया कि जो शुगर का मर्ज है ये जिस तरह बाकी बॉडी जो है वो दीगर अज़ा को जो मुतासर करता है, इस तरह आंखों को भी मुतासर करता है। आंखों को जिस तरह बताया कि तकरीबन 10 से 11%, 12% वो लोग हैं जो परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं बिकॉज ऑफ ये जो अनकंट्रोल शुगर की वजह से। तो इसको देखिए सिंपल से मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह आपने हमारा जो क्रिकेट का स्टार था वसीम अकरम, उसने इंसुलिन पर सारी क्रिकेट खेली है, ठीक है ना। अगर आप कंट्रोल करें तो ये दैट्स नॉट ए ह्यूज प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो इसलिए अगर आप शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इससे रिलेटेड जो जितने भी रिस्क फैक्टर हैं, आप अपना वेट कम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, गुर्दे से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं उनको अगर आप वाचफुल उनके बारे में वाचफुल रहते हैं, एहतियात करते हैं, तो ये फिर आंख को इतना डेंजरसली इफेक्ट नहीं करती। अदरवाइज इसकी जो मैक्सिमम जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट को कई दफ़ा का नाश्ता मतलूबा नतीजे नहीं मिलते। इसका मतलब है कि शुगर कंट्रोल रखें, अगर आपने अपनी बनाई को महफूज रखना है तो शुगर कंट्रोल बहुत जरूरी है। शुगर के बारे में पेशेंट को एक तो जो शुगर जितने भी रिस्क फैक्टर हैं, साथ ब्लड प्रेशर वगैरह है, ये शुगर है, उसको बड़ा टाइट कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और जैसे जो कॉमन डिजीज है जैसे काला मोती है, इसके ऊपर डॉक्टर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने आपके मुफ्त यहाँ पर जो बैनर्स लगे हैं, आपने अवेयरनेस के लिए लोगों को बताया, और वहाँ पर मैं बड़ा हैरान हुआ कि पाकिस्तान में तकरीबन 30 लाख काला मोतिया या काला पानी में मुब्तला है। तो इतनी बड़ी तादाद में ये मरीज किस तरह मुब्तला हो जाते हैं काला मोतिया में? उसमें काला मोतिया एक तो ये कि 40 साल के बाद तकरीबन जो काफी सारे पेशेंट्स को जो रिस्क होता है वो काला मोतिया हो सकता है, और ये तकरीबन अबाउट 9 to 10% जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें ये काला मोतिया का रिस्क होता है। और काला मोतिया कभी जैसे हमने शुगर की बात की, इसमें भी ये इसके बारे में पेशेंट को अवेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि काला मोतिया को एक साइलेंट किलर ऑफ द विजन भी कहते हैं, कि इवन जो इंटेलिजेंट पेशेंट है वो भी पिक नहीं कर सकता कि मुझे काले मोतिया के साइंस और सिम्टम हैं, क्योंकि ये काला मोतिया जो है शुरू में ये साइड पे जो आपकी विजन है उसको डैमेज करते हैं, और इंटेलिजेंट पेशेंट भी है और पढ़े लिखे पेशेंट भी कई दफ़ा पिक नहीं कर सकते हैं, तो उसमें होता है और सेंट्रल विजन एंड तक प्रिजर्व रहती है। तो इसमें कई दफ़ा पेशेंट क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही करे, प्रॉपरली इसको वॉच ना करे, तो खुदा ना वजूहात क्या है काला मोतिया? उसमें ये होता है एक तो 40 साल के बाद रिस्क बढ़ जाता है, दूसरा ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन लोगों में की फैमिली में काला मोतिया ट्रैवल करता है उनको टाइम टू टाइम जो है वो मरूसी भी इसका ट्रांसमिशन होती है, तो इसको टाइम टू टाइम मुआयना करना इसका बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये है कि इसका भी जिस तरह के परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ पेशेंट चला जाता है, उसको ट्रीटमेंट के बाद भी जो इसका लॉस होता है काला मोतिया की वजह से वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और इसके जो रिस्क फैक्टर में इवन शुगर के मरीजों को भी काला मोतिया का रिस्क बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर की भी एसोसिएशन, और फिर ये कि जिनको ऐनक लगी होती है, चाहे दूर या नज़दीक की ऐनक लगी होती है, उन मरीजों में भी जो है वो काला मोतिया का रिस्क ज़्यादा होता है। और कुछ मरूसी बीमारियां जैसे अंदराता है, उन डिजीज़ में भी जो है वो काला मोतिया की एसोसिएशन होती है। तो इसलिए टाइम टू टाइम इसका चेकअप
और फिर जो 40 साल के बाद 40 साल के बाद इसका 40 साल से पहले 40 साल से पहले भी होता है, जैसे बच्चों में कंजेनिटल ग्लाकोमा होता है। फिर जो अडल्ट लाइफ में 40 साल और 12-14 साल के जो उस दौरान में जुवेनाइल ग्लाकोमा उसको कहते हैं, उसमें भी होता है, लेकिन ज़्यादा इसका जो इंसिडेंस है वो दैट इज आफ्टर 40 ईयर्स। तो हमें जो स्पेशली जो जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको टाइम टू टाइम इसकी काले मोती के लिए स्क्रीनिंग या चेकअप बड़ा ज़रूरी है। तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि काला मोतिया का इलाज मुआवजा मौजूद है पाकिस्तान में? इसमें ये कि अगर तो पेशेंट टाइमली हमारे पास प्रेजेंट करता है तो उसमें बिल्कुल है, क्योंकि हम ड्रॉप के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं, लेज़र अवेलेबल हैं जो काला मोतिया को मैनेज कर सकते हैं, और सर्जिकल मैनेजमेंट है। लेकिन वो ये कि अगर पेशेंट टाइमली आएगा तो फिर इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन ऑपरेशन आप करते हैं और वो काला मोतिया के पेशेंट होते हैं, सर्जरी कर दी जाती है। जी, काले मोतिया ट्रेबेकुलेक्टमी काला मोतिया का ऑपरेशन होता है। तो उसके बाद ये कि पेशेंट को वो उसके, लेकिन ये कि ये सारी जो ट्रीटमेंट होगी अगेन, क्योंकि पेशेंट को जितना एहतियात करेगा, शुरू में डिजीज को रोक लेगा तो ज्यादा उसकी विजन मेंटेन रहेगी। बाद में जो सर्जरी के से या लेजर से या मेडिसिन से पेशेंट की विजन इंप्रूव नहीं होगी। जिस तरह देखें सफेद मोतिया जो इससे डिफरेंट है कि उसमें ऑपरेशन के बाद पेशेंट की नजर वापस आ जाती है। डॉक्टर, सफेद मोतिया और काला मोतिया में डिफरेंस क्या है? सफेद मोतिया में ये होता है जी कि आपका जो कुदरती शीशा लेंस है ना जी, जो आंख का जो कलर्ड पार्ट है, जो ब्राउन पार्ट है, उसके पीछे लेंस कुदरती शीशा होता है, वो जो है वो उसमें क्लाउडीनेस आ जाती है, वो फेक हो जाता है। ठीक है, उसमें ये जो काला मोतिया है इसमें आंख का जो दबाव है वो बढ़ जाता है। तो इसमें ये कि सफेद मोतिया अगर थोड़ा बहुत आप किसी हद तक आप उसको लेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी सर्जरी के बाद आपकी विजन पुरानी जो आपकी जितनी है वो वापस आ जाएगी। लेकिन काले मोती में ये कि जितना डैमेज हो गया उसको रिवर्स करना मुश्किल होता है। तो इस वजह से काले मोती के बारे में आपको स्पेशली वॉचफुल रहना पड़ता है। और सफेद मोतिया कम खतरनाक है? नहीं, वो भी देखिए आप उसको टाइम पे ट्रीट करना, लेकिन बिल्कुल काले मोती से सफेद मोतिया कम खतरनाक है। और डॉक्टर साहब, जो लेजर सर्जरी है आजकल बड़ा मशहूर हो चुका है कि लोग हमसे भी पूछते हैं कि ये लेजर के जरिए जो ट्रीटमेंट होता है ये कितना कामयाब तरीका इलाज है? इसमें पहले भी आपने बात की, इसमें जो आँख के जिन लोगों ने ग्लासेस लगाई होती हैं उनका हमेशा से कॉस्मेटिक कंसर्न होता है जी कि जाहिर है हमने जो ऐनक उतारनी है, तो उसके लिए जो है उसके बारे में ये आपने फिर अगेन पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा कि उसमें भी जैसे उसके 3 तरीका इलाज हैं। एक तो ये कि आपने ग्लासेस लगा सकते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ लेज़र है। अब ये तो ग्लासेस के कई लोगों को जाहिर है कॉस्मेटिक कंसर्न होता है, जो यूजुअली गोफर जो कहते हैं जी कि हमें या कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ करने हैं लेज़र। कॉन्टेक्ट लेंस क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर हाइजेनिक इस तरह के डस्टी और फिर इस तरह का एटमॉस्फेयर है कि उसमें कॉन्टेक्ट लेंस के साथ कई लोगों को खुदा से इन्फेक्शन हो जाता है आँख के अंदर, और उसमें भी बाद में जो आँख का जो सामने वाला पर्दा है उसमें अल्सर और जख्म के बाद खुदा सा ब्लाइंडनेस के चांसेस भी होते हैं। अगर आपने कॉन्टेक्ट लेंस लगवाने हैं तो वो जो है आपको वो डेली वियर, ठीक है ना, उसको प्रॉपरली आपने वॉश करना है, ठीक है, और फिर टाइम टू टाइम आप अपने जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ आपने इन कंसल्टेशन लेना है। अब जहाँ तक लेजर की बात है, अभी क्योंकि जो डॉक्टर साहब यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा बात करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि इंतहाई अहम मौजूद है आँख इंसानी इंतहाई अनमोल तोहफा है जो खुदा की जानिब से हमें दिया जाता है, जिससे हम हर चीज को देखते हैं, पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं। तो ब्रेक के बाद दोबारा आंखों की अमराज के हवाले से बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर हुए हैं। इस हवाले से बता दूं कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है और यकीनी तौर पर अगर आप सेहतमंद है तो अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। आंखों के अमराज के हवाले से बीट स्पेशल प्रोग्राम में आज बात कर रहे हैं। मेरे जो मेहमान हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नासिर चौधरी है, वीर अस्पताल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट आई वार्ड के हैं। डॉक्टर साहब, लेजर सर्जरी के ऊपर हम बात कर रहे थे कि ये कितना कामयाब तरीका इलाज है। जी थैंक यू। आज ब्रेक से पहले हम लेजर के सिलसिले में बात कर रहे थे। इट शोज मिरेकल्स। ये बड़ी पेशेंट लेजर के बाद पेशेंट जो है जो ग्लासेस लगा रहे होते हैं वो आपस में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है कि ड्रामेटिक रिस्पॉन्स आती है। इसमें ऑफकोर्स जो हमें पहले देखना पड़ता है कि जो कैंडिडेट्स लेजर के लिए सूटेबल हैं उनमें आंख का मुआयना, कोई ड्राई आई वगैरह तो नहीं है, उनका रेटिना जो नूर वाला पर्दा है वो ठीक है, लोकल जो एग्जामिनेशन में उनके जो पीपल डायमीटर कार्डियन थिकनेस वगैरह वो कुछ टेस्ट करने के बाद जो रिक्वायर्ड है उनके बाद अगर उनको फिट है तो फिर वो जो पेशेंट है वो उनको बड़ी ड्रामेटिक रिस्पॉन्स मिलती है जो
लेजर के बाद, और फिर वो ऐनक हमेशा के लिए परमानेंट वो उनके वो ऐनक उतर जाती है। और क्योंकि अभी आजकल जो अपडेटेड वर्जन हैं लेजर के इक्विपमेंट, इस तरह का रिसेंट जो एडवांस इक्विपमेंट है, उसके साथ जो इसकी एफिकेसी, इसके रिजल्ट्स और पोस्ट ऑपरेटिव जो रिहेबिलिटेशन है और ज्यादा बेहतर होगी है। तो जो पेशेंट जिनको कॉस्मेटिक कंसर्न है दे मस्ट गो फॉर द लेजर, और उनको अल्लाह का शुक्र है उसके हमारे बड़े ड्रामेटिक ऐसा तो नहीं है कहीं कि अगर कोई लेजर सर्जरी करवाने के बाद ऐनक उतर जाती हो तो ये कितनी देर तक होता है, फॉर लाइफ है या दोबारा फिर जो है चांसेस होते हैं कि ऐनक लगने के? अगेन दिस इज वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। उसमें ये कि कई पेशेंट पूछते भी हैं, और उसमें इसको कहते हैं मायोपिक रिग्रेशन, लेकिन ये बहुत बड़ा मिनिमल केसेस में होता है। इसमें अगर आप प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन से पहले जो पेशेंट की, जिसमें मैं कह रहा था कि आपने डिटेल एग्जामिनेशन करना है, आप डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं तो यूजुअली पेशेंट को जो है वो बाद में मायोपिक रिग्रेशन की तरफ नहीं आता, और वो ये दिस इज लाइफ लॉन्ग जो लेजर। सुराखा, इसके अलावा जो है वो आपके पास जो बेशुमार मरीज आते हैं, जिस तरह जो बच्चे हैं उनके आंख में इशारा लग जाता है, या फिर जो है वो जो वेल्डर होते हैं, वेल्डिंग करने वाले, तो उनकी वो इस तरह के मरीज आते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम चाहते हैं, जिससे पहले बात हुई कि ये जितने हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं इनको जितना हाईलाइट किया जाए काम में, क्योंकि बात हुई है कि जाहिर है पेशेंट की थोड़ी सी लापरवाही या बेहतियाती के साथ खुदा ना सो परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं। इस तरह जब आपने चले की बात, पैलेट गन्स होती हैं, हम घरों में बच्चों को वो एक जिसे कहते हैं कि ऑन लाइटर नोट, उसको हम जी को खेलने कूदने के लिए वो ले देते हैं, प्लास्टिक के जो वगैरह ले देते हैं। तो खुदा ना हमारे पास आप यू विल बी अमेज्ड, आप हैरान हो कि एक ह्यूज नंबर है कि जो आते हैं जो इमरजेंसी में, कि हमारे पास लैंड करते हैं कि बच्चे खेल रहे थे, आंख में सरा लगा। अब वो तो जाहिर है उस वक्त तो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन नहीं पता होता पेरेंट्स को, वो तो वही समझते कि शायद मामूली सा ऑपरेशन हो जाएगी तो नजर वापस आ जाएगी। तो खुदा ना खास्ता वो छिरे कई दफा इतना वो आंख को डैमेज कर देते हैं कि खुदा ना खास्ता वो बच्चे जो उनकी आंख परमानेंटली वो ब्लाइंडनेस की तरफ चली जाती है। तो हमने तो बल्कि जो हमारे एक्सेस में था, हमने एक आध एप्लीकेशन भी लॉन्च की, मीडिया में भी जितना पॉसिबल हो सका था, और वी आर ग्रेटफुल का आप इसको दोबारा हाईलाइट कर रहे हैं कि इसको ये जो पैलेट गन्स हैं इनको बैन होना चाहिए, और स्पेशली जो पेरेंट्स को भी, क्योंकि इंपॉर्टेंस पर इवन जो शार्प जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है ना, इवन जो बच्चे जब पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो इवन आपके जो पेंसिल वगैरह हैं वो भी अगर खदाना एक्सीडेंटली अगर आंख को लगेगी तो वो भी आंख को डैमेज कर सकती है। तो स्पेशली जो बच्चों की, छोटे बच्चों की एक्टिविटीज के दौरान बच्चों को पेरेंट्स को चाहिए कि उनको गार्ड करते रहें। और ये जो पैलेट गन्स वगैरह या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो डायरेक्टली आंख को इम्पैक्ट हिट करते हैं, वो तो ऑफकोर्स जो है उसको एक गवर्नमेंट की तरफ से इसको जो है वो एक रेगुलेशन होनी चाहिए कि इसको बैन होना चाहिए, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि इस तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, कितनी बड़ी तादाद में लोग इस तरह के बच्चे आते हैं जो गन्स के साथ खेलते हैं, खिलौनों के साथ, और वो अपनी आंख खुदा ना खास्ता ज़ाया कर बैठते हैं? उसमें आप देखेंगे हर 1 या 2 इमरजेंसी के बाद, ठीक है ना, जैसे हमारी न्यू हॉस्पिटल में डेली इमरजेंसी चल रही है, तो इसमें बहुत फ्रीक्वेंट नंबर, ठीक है ना, हर दूसरी तीसरी चौथी इमरजेंसी में एक आध बच्चा जरूर आता है कि जो वो पहले गन के साथ उसको बताना था, वो कार्डियल टीयर, ठीक है ना, आंख डैमेज होती है। इसके अलावा वेल्डिंग के बारे में आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो वेल्डिंग के काम से, तो उसमें होता है कि उनके वेल्डिंग की वजह से वो हार्मफुल जो रेज हैं वो आंख के अंदर जो शुआएं पड़ती हैं उससे भी आंख डैमेज हो सकती है। उसके लिए भी प्रोटेक्टिव मेजर उनको चाहिए कि जो ग्लासेस यूज करें, कि जिसकी वजह से ये होता है कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द रेज वो दायरे आंख को अफेक्ट नहीं करेंगे। अपनी ग्लासेस, और ये भी बड़ी एक जिसे कहते हैं कि वो एक मतलब एक पेनफुल हकीकत है कि वो हम जो हमारे पास आते हैं, जिस तरह हम लोगों को जिस तरह गाइड कर सकते हैं, गाइड करने के बावजूद जो लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, ज्यादातर लोग जो वो अपने लिए ग्लासेस यूज नहीं करते और दानास्ता फिर वो प्रॉब्लम के साथ आ जाते हैं। फिर जो है वो इवन उनको जो शील्ड यूज करनी चाहिए, ग्लासेस लगाने के साथ एक शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड होनी चाहिए, ताकि जो उनका वर्किंग एरिया है, ताकि जो दूसरे लोग जो इर्द गिर्द विसिनिटी में हैं उनको डैमेज ना पहुंचे। फिर इवन जो आपने बात की अगेन इससे रिलेटेड है, कई पेशेंट आपने भी देखा होगा कि जिनकी आंख को एसिड या अल्कली वगैरह आंख में पड़ गई। अब एसिड और अल्कली भी, अब पिछले दिन हमारे पास एक पेशेंट आया बाथरूम में कि ऊपर किसी जगह पे वो एसिड एक्सीडेंटली हाथ लगा और वो आंख में पड़ा और अनफॉर्चुनेटली
इतना वो उसमें वो सेवेरिटी के साथ डिजीज एडवांस फॉर्म में चली गई और उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, आपको आंख के अंदर पड़ी। वो ज़्यादा सा वो जो उसकी बिल्कुल जो जिसे कहते हैं कि वो एम्बुलेटरी टाइप विजन रह गई है, जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट के बावजूद भी। तो वो पेशेंट जो जिनका एसेट अल्कली या इस तरह के जो एनवायरनमेंट में जो वर्किंग एरिया है, उनको भी चाहिए जो प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज करें। तो डॉक्टर साहब, इस तरह के जो पेशेंट आते हैं, वो अगर बच्चे आते हैं, वो शरा लगता है प्लास्टर का या फिर जो वेल्डिंग वाले जो अफराद होते हैं जो काम करते हैं, जिनकी जॉब है वो सारा दिन यही काम करते हैं, तो इनका जब ये मुतासर होते हैं तो इनका इलाज मुआवजा मौजूद है, ये रिकवर हो जाते हैं आपके पास? उसमें वो डिपेंड करता है ना कि अगर तो जाहिर है कि अगर जल्दी मरीज आता है आपके पास, एक तो ये जितनी जल्दी आपको आता है, दूसरा ये कि वो छरा जो है अगर तो आंख के जो मोस्ट जो सेंसिटिव पार्ट्स है, कार्निया के अलावा आगे जो लेंस है या विट्रियस और रेटिना तक, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि उसका इम्पैक्ट या वो जो उसकी रूट ऑफ एंट्री या वो कहाँ तक उसका इफेक्ट है। अगर तो बाहर वाले पर्दे तक है और जो सामने वाला जो पिकुलर एरिया जो देखने से एरिया जो मेन एरिया है वो इन्वॉल्व, फिर तो कुछ उसकी जो है अगर तो बार बार देख रहे तो फिर तो उसकी वो उसके बाद कुछ एक खतरा इंप्रूवमेंट आ जाती है। लेकिन अगर वो ज्यादा डीप चला गया, उसके इम्पैक्ट वो रेटिना या नूर पर्दे तक चला गया, तो फिर उसके जो रिकवरी के चांसेस वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो इनको जरूरत से समझ की है कि ये जो फारसी इकदाम करके जो काम करें जी, एक तो वो अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में प्रोटेक्टिव दें। बच्चों के हवाले से ये है कि आप पैगाम देना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो खास तौर पर ख्याल रखें, और आपने ये भी कहा कि इनको अगर बैन कर दिया जाए तो बहुत बिल्कुल बैन होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है इसका तो देखिए और बड़ी जो प्रोडक्टिव किस्म की स्पोर्ट्स है उसमें बच्चे अपना टाइम यूज कर सकते हैं। तो इसमें तो जाहिर है ऑफकोर्स आपको बताया कि बड़े फ्रीक्वेंटली हमारे पास इस तरह केसेस आते हैं कि जो फिर राना साहब वो जाहिर लाज आप कह सकते हैं कि इस हद तक वो डिजीज चली जाती है। सब बड़ा अहम इशू है हमारी सोसाइटी में, हम बहुत ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं जी, बहुत ज्यादा इंटरनेट, हम लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इससे खा बच्चा हो बड़ा हो तो इससे कितना बड़ा फर्क पड़ता है किसी फर्द की बनाई को? इसमें अगेन देखिए, आप जितने टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, आपने खुद रियलाइज किया होगा कि ये बड़े वाइटल हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए, कि अगर हम केयरफुल रहेंगे तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। शुगर की हमने बात की थी कि सिंपल अगर एहतियात कर लें तो आपको फॉर लाइफ जो है आप सिक्योर हो सकते हैं उसकी कॉम्प्लिकेशन से। इसी तरह ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आउटडोर में आप देखिए, आप हमारा अल्लाह का शुक्र है, इट इज ऑलवेज अ कंप्लेंट, बड़ा ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट है जो लैंड करते हैं इधर म्यू के आउटडोर में। आप हर जो आप कोई दूसरे चौथे पेशेंट के साथ, ठीक है ना, जिसके आप देखेंगे कि वो कहेंगे कि मेरी आंखों में इस तरह जैसे कोई आंख के अंदर कोई चीज रख रही है, ऐसे मुझे मेरी आंखें ड्राई रहती है, ठीक है। आप एक्सप्लोर करेंगे तो उनमें से कई सारे पेशेंट निकलेंगे, वो कहते हैं कि उनको फ्रीक्वेंटली जो प्रोफेशनली कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप का काम का बहुत ज्यादा है और मोबाइल वगैरह का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब बच्चों में ये कि जो मोबाइल, जिन बच्चों को कोई लेटेंट किस्म का कोई अंडरलाइन थोड़ा बहुत कोई रिफ्लेक्टिव एरर, कोई नजर की कमजोरी होती है, जब वो यूज करेंगे तो उनमें आपको जो है जो नजर कमजोर होने के और आंख के टेढ़ापन होने के इंसिडेंसेस या रिस्क ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इवन जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल बच्चों में भी जो है एक्सेसिव यूज ऑफ जो मोबाइल है वो एक तो उसकी जो हार्मफुल रेज हैं, ठीक है, फिल्टर्स हैं, और दूसरा ये कि वो अकोमोडेशन जब देखते हैं तो आंख के जो स्मॉल मसल्स हैं उनको जो एग्जर्ट करना पड़ता है, तो उसकी वजह से उनको भी जो है वो नजर की कमजोरी और ज्यादा सा टेढ़ापन वगैरह आ सकता है। ये कई लिटरेचर में कई स्टडीज में रिपोर्ट हुए हैं। और जो प्रोफेशनल जो कंप्यूटर या जो लैपटॉप यूज करते हैं उसमें भी अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें उनको बहुत ज्यादा जो पेशेंट कंप्लेंट के साथ आते हैं कि कई तो कहते हैं कि मेरे जो नेक के मसल वो स्ट्रेच कर गए हैं, बैक एक हो गई है, इस कंप्लेंट के साथ भी आते हैं, ठीक है ना, बैक एक, नेक पेन और जो ड्राई आई के साथ है, ठीक है, फॉरन बॉडी सेंसेशन के साथ आते हैं। ड्राई आई क्या कहते हैं, क्या होता है डॉक्टर? वो पेशेंट कहता है कि मेरी आंखें ऐसे मुझे महसूस होने लगे, खुशक हो गई है, ठीक है, तो वो पेशेंट अपनी जुबान में डिस्क्राइब करता है कि ऊपर आंखों में पानी खत्म हो गया है, ठीक है। उसमें जो ड्राइनेस, उसके लिए पेशेंट को चाहिए, जैसे अब एक रूल है 20-20 है ना जी, 20 फीट के फासले पे हर 20 मिनट्स के बाद 20 फीट के फासले पर ऑब्जेक्ट को देखे और उसको फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग करे फॉर 20 सेकंड, ठीक है। तो ये कि कोशिश करे कि हर 5 मिनट के बाद
जो एक दफ़ा दूर और फिर नज़दीक ताकि जो वो एक विजुअल साइकिल है, फिनोमेना है, वो ब्रेक हो जाए। और फिर ये कि कोशिश करे कि अपने जो वर्किंग ऑफिस है जिसमें एनवायरनमेंट है, हर आधे घंटे बाद कोशिश करिए कि एक छोटा सा चक्कर लगा ली जाए ताकि वो जो आंख के ऊपर जो ओवरवर्क स्ट्रेन आप एक कॉन्स्टेंट फेज में बैठे हुए हैं वो खत्म हो जाए। क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारे पेशेंट जो है नेक पेन के साथ, बैक के साथ प्रेजेंट करते हैं और पता नहीं चलता जी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। और फिर इंपॉर्टेंट आपका जो स्क्रीन से डिस्टेंस है ना जी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे 20 या 28 इंचेस आपका डिस्टेंस होना चाहिए। आपकी पोजीशन जो कंफर्टेबल होनी चाहिए, आपके फुट बकायदा जो उसमें फ्लैट नीचे लगने चाहिए। और जिस तरह मैंने बताया कि आपको विजुअल फिनोमेना को ब्रेक करने के लिए आपने उसको फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग किस तरह करनी है। तो दोबारा फिर इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक लेना है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर है एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नासिर चौधरी, आई स्पेशलिस्ट हैं जो भी अस्पताल के आई यूनिट 2 के जो है वो हेड भी हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे बड़ी तफसीली बात कर रहे हैं, खासतौर पर जो अमराज है आंखों के हवाले से। तो वो हमें तफसीली बता रहे थे किस तरह जो हम इलाज मुआवजा करवा सकते हैं और उसके साथ साथ जो है वो किस तरह बच सकते हैं। काले मोती के ऊपर भी बात की और दीगर जो अमराज है सफेद मोती या लेजर सर्जरी के हवाले से भी उन्होंने मुझे बताया। और इसके साथ साथ जो है वो अभी हम बात कर रहे हैं खासतौर पर जो लोग बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो ऐसे अफराद जो नौकरी पेशा अफराद है और मुलाजमत के दौरान उनको जो है वो लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल करना पड़ता है, उस हवाले से भी डॉक्टर साहब जो है वो अपनी राह जो हमें बता रहे हैं। डॉक्टर साहब उसी के ऊपर बता रहे थे कि जो कितना फासला होना चाहिए कंप्यूटर का या लैपटॉप का। जी, तो हम पहले बात करते हैं उसका, लेकिन कंफर्टेबल पोजीशन है आपके, बिल्कुल आपने कंफर्टेबल चेयर पे बैठना है। उसका आपका स्क्रीन का डिस्टेंस 20 से 28 इंचेस के दौरान आप जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल उस तरह एडजस्ट कर लें आपका। और आपने कोशिश साथ और भी कोशिश करनी होती है कि किसी विंडो से या कोई ऐसी जो मिरर वगैरह से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके लिए वो रिफ्लेक्ट होके फिर वो ग्लेयर ना आपको महसूस हो, ठीक है ना। जब वो आपको लैपटॉप स्क्रीन पे टकराएगी, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट होगी वो विंडो या उधर से मिरर वगैरह, ठीक है, वो आपने अवॉइड करना है कि वो ग्लेयर से भी अवॉइड करना है, ठीक है। आपका डिस्टेंस अप्रोप्रिएट होना चाहिए, आपने फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग करनी है। और इसके बावजूद भी अगर वो सेटल नहीं होती तो फिर आपको ज़ाहिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा फॉर द मैनेजमेंट ऑफ आपके जो कंप्लेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आते हैं उस मौजू की तरफ जो आपने पिछले दिनों में अस्पताल में बड़ी कामयाब सर्जरी में कहूँगा की है कि आपने पैमदकारी की आंखों की, और हमें जो खबर मिली उसके मुताबिक ये था कि जी वो जो लोग नबीना अफराद थे और उनको जब आपने पैमदकारी की तो वो उनको बकायदा तौर पर जो है वो इस दुनिया को देखना शुरू कर दिया, उनकी बनाई जो है बहाल हो गई। तो डॉक्टर साहब ये तरीका इलाज और ये आपके जो इस डिपार्टमेंट में हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि ये एक बड़ी कामयाबी शोबा सेहत में भी है? ये अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और जो पेशेंट जिस तरह देखें ज़ाहिर है जो पहले वो नहीं देख सक रहे थे और ज़ाहिर ट्रांसप्लांटेशन के बाद उनके तो आप ऐसा समझ कि वो दुनिया बदल गई। ये मैं इसमें डॉक्टर साहब कितना मुश्किल है ये इसमें ये कि एक देखें हमें पूरा तफसीली बताएं कि पहले क्या करना पड़ता है, क्या ये इसकी अज़ा की जो है वो अतिया किया जाता है, किस तरह होता है? ये भी पॉइंट हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है ना। इसको भी हम अपने एक्सेस में करते हैं, लेकिन ज़ाहिर इसको और आप जितना करें विल बी ग्रेटफुल। एक तो देखिए ना, पहले तो मैं इसमें बात करूँगा कि प्रोफेसर असद असलम साहब जो चेयरमैन हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी हैं, उनके इनिशिएटिव से फिर डॉक्टर फवाद हैं अमेरिका में, वो अपना एक पाकिस्तानी सेटल्ड फिजिशियन हैं अमेरिका में, उनके एसोसिएशन वो में कार्निया फ्री प्रोवाइड करते हैं। और हम अल्लाह का शुक्र है कि वी पीपल न्यू एक्सपर्ट अमेरिका से आते हैं, ये अमेरिका से आते हैं। अब देखिए जो अपनी अतिया वाली बात की, ये बड़ा एक हमारे पाकिस्तान में एक लम्हा फिक्रिया है जिसमें गवर्नमेंट को भी और उलमा इकराम को भी, मीडिया को भी, फिर ज़ाहिर हम अपनी एक्सेस में हमें चाहिए कि लोगों को मोटिवेट किया जाए, जिस तरह इसी से हमने कार्निया अपनी आंख डोनेट की थी। अब क्योंकि हमारे पास लोगों के कोई रिलीजियस रिचुअल्स हैं, कोई इस तरह की थिंकिंग है कि वो डोनेट नहीं करते, फिर हमें रिलाई करना पड़ता है या श्रीलंका से लोग जो है वो कार्निया डोनेट करते हैं, उधर से आती है, या फिर अमेरिका से। तो हमें जो प्रोफेसर असद असलम साहब ने जो डॉक्टर फवाद साहब से कोऑर्डिनेट करके वो हमें भेजते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कार्निया भेजते हैं।
और इधर तकरीबन हमारे व्यू में अल्लाह का शुक्र है कि फ्रीक्वेंटली और लार्ज नंबर पे कार्निया ऑपरेट हो रहे हैं। बिल्कुल आपको सबको पता है कि कार्निया क्योंकि जो आई की सर्जरी है वो डेलिकेट सर्जरी, बहुत डेलिकेट सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज और कॉम्पिटेंसी चाहिए। और इसमें ये होता है कि ज़ाहिर है आपको जो कार्निया आता है फिर ज़ाहिर है वो भी डिपेंड करता है कि जिस बंदे ने कार्निया डोनेट किया आपको जहाँ से आता है वो ज़ाहिर कंसिडरेशन का ख्याल रखते हैं तो उसको कोई ऐसी डिजीज तो नहीं होती कि वो जो जिस बंदे को लगाई जाए उसको भी वो ट्रांसमिट हो जाएगी। फिर ज़ाहिर आपको जिस बंदे को इधर कार्निया हमने लगाना है उसके बारे में वो बड़ी स्ट्रॉन्ग डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं कि उसके आंख का नूर वाला पर्दा है, ठीक है, उसको काला मोतिया वगैरह, वायरल डिजीज वगैरह, या इस तरह का एसोसिएटेड एग्जामिनेशन इन डिटेल हम करते हैं ताकि क्योंकि अगर कोई उसको खुदा ना कोई ग्लाकोमा की वजह से, जिस तरह पहले बात करते थे ग्लाकोमा डेंजरस डिजीज है, लेकिन ग्लाकोमा का पेशेंट इधर भी उनको कार्निया नहीं लग रहा क्योंकि ज़ाहिर पर्दा डैमेज हो गया हुआ। इसलिए अगर वही बात है कि हम उन सारी चीज़ों जिनको हमने डिस्कस कर चुके हैं अगर हम उनको पेशेंट को अवेयर करें और पब्लिक अवेयरनेस का ज़ाहिर एक अच्छा मैसेज जाएगा तो फिर ज़ाहिर पेशेंट जो है वो एक डेंजरस डिजीज से और लॉस ऑफ विजन से बच सकते हैं। तो हम डिटेल्ड एग्जामिनेशन करके तो फिर ज़ाहिर कार्य जो आता है उसको विद एक्सपर्टीज और विद केयरफुल जो ऑपरेटिव प्रोसीजर से उसको हम ऑपरेट कर देते हैं। और क्योंकि जो कमसर पेशेंट होते हैं इनमें जो मरूसी बीमारियां होती हैं जो इनको पैदाइशी अंधापन, ठीक है, और कोई ऐसी आमतौर पर जो सिमेट्रिकल डिजीज होती है दोनों आंखों में होती है। तो अब ज़ाहिर जिस आंख का जो पहले वो उसका वो गुजारा नहीं होता और उसको नजर नहीं आ रहा था उसको ज़ाहिर कार्निया लगेगा जो कि फिट फॉर सर्जरी है तो उसके लिए तो ऐसे ही कि जो जिसे कहते हैं कि वो एक जमीन आसमान वाला फर्क उसको नजर आएगा। तो डॉक्टर जो आपने 5 साल का ऑपरेशन किया है कैमलकारी, तो इस वक्त वो बिल्कुल माशाल्लाह वो देख रहे हैं दुनिया, बिल्कुल उनका फॉलोअप भी हम कर चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है कि वो माशाल्लाह बड़ी उनकी जिसे कहते हैं कि वो इससे पहले नबीना उसको जिस तरह है कि वो अनफॉर्चुनेटली कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको एक आंख से वो नबीना होता है, एक आंख में प्रॉब्लम होती है, वो अनफॉर्चुनेटली दोनों आंखों में वो इन्वॉल्वमेंट थी उनकी जो दोनों आंखों से वो प्रॉब्लम थी। थोड़ा बहुत नजर आता था या बिल्कुल नहीं नजर आता था? आप समझते कि एक आंख से बिल्कुल हैंड मूवमेंट था बिल्कुल करीब से जो वो मुकम्मल दोनों आंखों से देख सकते हैं। नहीं वो ऑपरेट तो कभी एक आंख हुआ ना, दूसरी आंख का हम फिर बाद में एक आंख का जो ऑपरेट हुआ है उससे देख सकते हैं बिल्कुल वो देख सकते हैं। अल्लाह शुक्र वो आए बल्कि वो बड़ी जो उनका 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते बाद जो फॉलोअप हुआ वो अल्लाह का शुक्र है वो बड़ी दुआएं पूरे डिपार्टमेंट के लिए। ये तो बड़ी जबरदस्त आपने जो है वो बात सुनाई किस तरह जो है लोग बेचारे इससे पहले उनकी बनाई नहीं थी अब वो इस दुनिया को देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दिस इज अचीवमेंट और ये जाहिर है आपको अब तक मजमूई तौर पर कितनी तादाद में यहाँ पर आपको कार्निया मरीजों की जो है वो तब्दील कर चुके हैं? इसमें देखिए हम तो अरसा दराज से, ठीक है ना जी, और तकरीबन आप समझ लें कि आमतौर पर ये हमारी जो रेशो थी महीने में कभी 5 कभी 10, ठीक है ना, इस तरह हमारे पास कार्निया कभी ज्यादा भी हो जाते थे। अभी कोरोना की वजह से कुछ जो है वो 2 महीने वो सप्लाई जो है उसकी कार्निया की वो दैट वाज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये कि सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ पेशेंट है वो हमारे पास न्यू में ही इस प्रॉब्लम के साथ ऑपरेट होते हैं। तो डॉक्टर साहब आपके वार्ड के हवाले से बात करते हैं कि यहाँ पर माशाल्लाह जबरदस्त आप काम कर रहे हैं और खासतौर पर कोरोना के दिनों में भी आपने बड़ी यहाँ पर मेहनत की और उस दौर में जब जो है वो आपके डॉक्टर बेचारे काफी खौफजदा थे और जो है वो कोरोना की वजह से क्योंकि डॉक्टर की जो अभी डेथ हो रही थी इसी वजह से, तो वार्ड में मजबूरी तौर पर क्या सूरत है और आप रोजाना की बिना पर कितने मरीजों का चेकअप कर लेते हैं, कितने मरीज हफ्ते में आप ऑपरेशन कर लेते हैं? जी ये कि हॉनेस्टली स्पीकिंग इसमें जो है यूनिवर्सिटी को एडमिनिस्ट्रेशन फिर न्यू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, उनको क्रेडिट जाता है, ठीक है, कि दिस इज द इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि हम ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक के दौरान भी हम ऑक्यूलर जो डिजीज है, ठीक है ना, इसमें प्रोफेसर सबको क्रेडिट जाता है कि हम ड्यूरिंग जो कोरोना के दिनों में भी पेशेंट को इलाज मुआवजा की सहूलत प्रोवाइड करते रहे हैं। कि बाकी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल भी वो एमरजेंसी डील करते हैं, लेकिन हम एमरजेंसी के अलावा अपने इलेक्टिव केसेस भी, ठीक है ना, जिनको कई ऐसे और इमरजेंट केसेस थे जिस तरह हमने शुगर की वजह से जिनका पर्दा डैमेज हो चुका हुआ था या वैसे किसी और चोट लगने की वजह से या किसी और वजह से जो उनका वो आंख का पर्दा उखड़ गया, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी, ये बाकी इमरजेंसी केसेस या जो काला मोती के पेशेंट थे या सफेद मोती ज़्यादा पक जाने की वजह से जो इमरजेंसी जो फिर काला मोती में कन्वर्ट हो जाते हैं,
वो बोले हम उन सारे केसेस को हम अल्लाह का शुक्र सबसे प्रोवाइड करते रहे और हमारा ओपीडी भी अल्लाह का शुक्र रूटीन में चलता रहा कि इवन आप इमेजिन करें कि जिन दिन में हर जगह पे बिल्कुल एक पिन ड्रॉप साइलेंस कोई इस तरह लॉकडाउन तक कंप्लीट, तो हमारा ये कि उन दिनों में भी ओपीडी तकरीबन अराउंड 400 के करीब तक ओपीडी हमारा चलता रहा है। फिर जो हमारी जो सर्जिकल लिस्ट है वो 30-35 इस तरह चलती रही है हमारी जो सर्जिकल लिस्ट है। हमारी ये कोशिश थी कि चले जो पेशेंट्स हैं उनको किसी न किसी तरह जो एक इमरजेंट केसेज हैं उनको हम जो बेस्ट पॉसिबल सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। डॉक्टर, कौन सी ऐसी वजह है कि हम जो है वो अमेरिका या श्रीलंका से जो कार्निया जो है वो अतिया करवाते हैं वहाँ से लेते हैं, तो कोई यहाँ पर हमारे ऐसा सिस्टम शुरू किया जाए? जो कि एक बात थी कि मरहूम प्रोफेसर फैसल मसूद साहब ने जो है वो एक, मैंने उनके साथ प्रोग्राम किया था, उनकी जो है वो डेथ से तकरीबन 2 या 3 माह कबल, तो उन्होंने ये मैसेज दिया था कि जी इंसान जो है वो अगर, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती है और इसका इस दुनिया से सिस्टम भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर वो अपने ज़ातिया कर जाता है तो फिर वो सारी ज़िंदगी का स्वाब भी रहता है उसे। और तो इस तरह का सिस्टम हमारे क्यों नहीं शुरू किया जाता है? वजूहात क्या हैं उसमें? देखिए, कुछ जो हमारे कुछ रिलीजियस बिलीफ आप कह लें, कुछ रिलीजियस रिचुअल या हर्डल इस तरह की हैं कि हमारे वो इस तरह का कई लोगों के बारे में कोई मिसकंसेप्शन कह लेंगे कि आपने वो अपने आज़ाद या नहीं करनी है। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल है, ईदी साहब हैं और कुछ लोग दायरे फैसलाबाद के प्रीमिसेस में कुछ लोग जो है वो अब कुछ मोटिवेशन, अगर आप खुद अतिया करना शुरू कर रहे हैं तो हजारों के हिसाब से हम तो जाहिर है जो लोग यहाँ पर नबीन हैं उनको हम बनाई दे वो बेनिफिट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ना अभी तो ये भी काफी मुश्किल प्रोसीजर होगा डॉक्टर साहब कि आप अमेरिका से या श्रीलंका से मंगवाते हैं। बिल्कुल मंगवाते हैं, जाहिर उसमें जो ट्रांसपोर्ट, फिर दायरे आपने उन सोल्यूशंस को, फिर दायरे आपको जितनी जल्दी कार्य आपके पास आएगा उस जितनी जल्दी ऑपरेट करेंगे उतने अच्छे उसके रिजल्ट हैं। लेट करते जाएंगे तो उसका वो रिजल्ट रिलेटिवली कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें आपने बड़ी अच्छी पॉइंट ये कि मेरी आपसे अगेन एक रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको अपने मीडिया के थ्रू मोटिवेट करें। उसमें जाहिर हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन पहले मोटिवेटेड है, हमें तो इस चीज़ की जरूरत है कि जाहिर हम आए ताकि लोगों को हम नो ना कर सकें। ठीक है, अभी तो जाहिर पेशेंट को फिर भी हमें टाइम देना पड़ता है क्योंकि सबसे ज़्यादा पेशेंट लैंड रिव्यू में करते हैं। उसमें ये होता है कि जाहिर अगर आप उलमा इकराम के साथ कोई ऐसा सेमिनार, हमने जो कोशिश की भी इधर सेमिनार के जरिए उनको मोटिवेट कर सकें कि लोगों को एक इसके बारे में एजुकेट किया जाए कि जाहिर जो लोग जो जाहिर नहीं देख पा रहे, ठीक है, उनको जाहिर आप जाने के बाद, ठीक है, तो अगर वो कार्निया डोनेट करेंगे इसकी दुनिया रोशन हो जाएगी, आपकी आखिरत रोशन हो जाएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा कि अगर हम किसी तरह को और कोई सेमिनार जब उलमा इकराम को मीडिया में उधर इनवाइट करके उनको रिक्वेस्ट की जा सके कि आप, क्योंकि जाहिर उनका एक इम्पैक्ट होता है पब्लिक में, तो जाहिर वो लोगों को बेहतर तरीके से गाइड कर सकें, फिर जाहिर रिलीजियस पर्सपेक्टिव में कि ताकि लोगों का इस अल्टीमेटली नफरादन का फायदा हो सके। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और हमने आज तफसीली बात की आंखों के अमराज के हवाले से, जिस तरह लोगों को अवेयरनेस देने की अशद जरूरत है, तो वही हमने आज काम किया। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने बात की खुसूसी तौर पर आंखों के अमराज के हवाले से, काला मोतिया क्या है, सफेद मोतिया, पैवंदकारी जो आंखों की जाती है। अपनी अस्पताल में गुज़िश्ता दिनों में 5 अफराद को जो बुनाई से महरूम थे उनको बनाई फ्राहम कर दी गई, पैवंदकारी की गई, और बेशुमार जो हम जिसको लीनियर रिव्यू लेते हैं और हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, बच्चों के हवाले से जो खिलौनों के साथ खेलते हैं और उसके बाद जो है वो आँख मुतासर होती है। इस तरह वेल्डर हजरात जो काम करते हैं और जो हम बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ जो है वो कंप्यूटर लैपटॉप पर बैठते हैं, तो बनाई मुतासर होती है। तो नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हमने मुकम्मल तौर पर आंखों के अमराज के हवाले से बात की। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिएगा, दूसरे प्रोग्राम में दूसरे मौजू के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।